को अगर आप अलग कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की, अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो उसी पर एक बड़ा सा पॉज, बड़ा सा मौन लग जाएगा। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन के पितृ पुरुष कहे जाने वाले लखीराम के सुपुत्र अमर अग्रवाल जी। अमर अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। अमर अग्रवाल जी, एक व्यापक विरासत है, एक ऐसा नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है जिनको भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पितृ पुरुष कहा जाता है। आप कहाँ तक ला पाए उस विरासत को अपने साथ में? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक राजनीतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ और शुरू से ही, बचपन से ही उस परिवार में पहले जनसंघ, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक आते रहे, जिनका सानिध्य मुझे मिला। और जहाँ तक सवाल है विरासत का लाने का, 1998 में मैं पहली बार विधायक बना, फिर 2003 से लेके आज तक मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला। और उससे पहले संगठन में भी 1996 में युवा मोर्चा के रूप में मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। और जहाँ तक विरासत को मैं कहाँ तक लाया, मेरा मूल्यांकन मैं स्वयं नहीं कर सकता। मेरा मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, या मंत्री के रूप में काम किया जनता है, मेरा मूल्यांकन वही कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति हैं या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो निर्देशित किया जाता है, उन कामों को नीति के अनुरूप मैं कर सकूं। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसके अनुसार मैं चल सकूं। मैंने भरपूर कोशिश की है और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करने के बाद मैं एक विरासत को आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है। लखीराम जी संगठन में जादुई शख्सियत एक मादा रखते थे। उन्होंने बिल्कुल नींव के पत्थरों से लेकर एक इमारत खड़ी कर दी जो भव्य अट्टालिका के रूप में नज़र आती है। लेकिन क्या कुछ ऐसा है लखीराम का वो दौर जो अमर अग्रवाल के दौर तक आ गया है, उस भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र, चेहरे में कहीं कोई परिवर्तन नज़र आता है? कहीं कोई ऐसा लगता है कि समय का कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, अगर आज भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें चल रही हैं, और आज तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर सरकारों के हम नीतियों को देखें, प्रदेश के विकास के लिए देखें, तो भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरी तरह से अपनी नीतियों के हिसाब से पूरी तरह से चल रही है। और वही कारण है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो राज्यों ने तेज़ी के साथ विकास किया है। एक उदाहरण के तौर पे 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा आती थी, या रिजर्व बैंक की जो रिपोर्ट वित्तीय व्यवस्था की है आती है, या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट जो केंद्र की सरकार की संस्थाएं हैं, उनके अगर हम विगत 10 सालों की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक सब में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। कंपटीशन है तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में, और बाकी जो अन्य राज्य हैं वो बहुत पिछड़े हुए दिखाई देंगे हर मामलों में। और इसी बात को एक बार ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, एक बार एनडीसी की बैठक में मनमोहन सिंह जी को कह दिया था ये बात। उसके बाद 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की रिपोर्ट आना ही बंद हो गई। सरकार इस मामले में निशाने पर क्यों है कि जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा को राशन दे रही है? नहीं, देखिए, ये भ्रामक आंकड़ा भ्रामक आंकड़ा है। देखिए, जब भी बात होती है तो जो बीपीएल का सर्वे होता है उसके आधार पर आंकड़े दिए जाते हैं कि भाई आज अगर हम देखें प्लानिंग कमीशन के हिसाब से हमारे 22 लाख बीपीएल परिवार हैं। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने थोड़ा सा जो भारत सरकार के नॉर्म से हम उससे ऊपर उठ गए।
आपको याद भी होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि गरीबी रेखा के जो पैरामीटर हैं उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। वो देश में तो लागू नहीं हुआ, लेकिन हमने कोशिश की। हमने ये माना कि भाई जो 92 में गरीब थे या फिर उसके बाद 2002 में सर्वे हुआ वो गरीब थे, उनको भी हमने शामिल किया। इसके कारण हमारे पहले 42 लाख कार्ड हमारे बने, और उसके कारण ये आरोप लगाते रहे कि हमने गरीबों की संख्या बढ़ा दी। हमने गरीबों की संख्या नहीं बढ़ाई, हमने तो गरीबी रेखा के जो पैरामीटर हैं उसको बदलने का काम किया, और इसके कारण कार्ड बने। उसके बाद हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। फूड सिक्योरिटी एक्ट में जहां हम परिवार को, अगर आज देखें मापदंड, परिवार में जो एक छत के नीचे रहते हैं उसको परिवार मान लिया जाता है, लेकिन हमने उसको चूल्हे को बेस माना। मान लो एक छत के नीचे 2 चूल्हे हैं, तो हमने उसको भी अलग से परिवार माना। हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो, लेकिन उसके कारण हमारे कार्ड ज़्यादा हुए। लेकिन ये बात सही है कि उस कार्ड में जो हमारी मंशा थी कि इसका लाभ मिले, कुछ दुरुपयोग हुआ और उसके कारण कुछ कार्ड ज़्यादा बने, और उसकी हमने प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है सत्यापन के साथ कि वो यथार्थ पे जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके हिसाब से वो कार्ड। और ये याद सरकार को तब आया जबकि विधानसभा निपट गया, लोकसभा निपट गया, जो लाभ लेना था आप लोगों ने ले लिया। एक राजनीतिक रूप से लगाया गया आरोप है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट भले हमने विधानसभा चुनाव से पहले लाया जी, लेकिन अगर ये अप्रत्यक्ष रूप से जो 2 रुपये किलो की चावल की योजना है, ये 7 साल से चल रही है छत्तीसगढ़ में, तो 7 साल से क्या 2 रुपये किलो चावल नहीं मिल रहा था? क्या उसके बाद 1 रुपया किलो चावल नहीं मिल रहा था? इसमें चुनाव कहाँ से बीच में आता है? जब सरकार ये दावा करती है, स्वास्थ्य जैसा विभाग आपके पास है, सरकार ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए निःशुल्क कैंप लगाए जाएंगे। कैंप लगे, वो कैंप हमेशा स्वास्थ्य के ही मुद्दों पे विवादों घेरे में आते हैं। आप आंखों का ऑपरेशन करते हैं और लोगों की आंख चली जाती है, क्यों होता है? नहीं, देखिए, हमको नेशनल टारगेट्स मिलते हैं, हमारे कई नेशनल प्रोग्राम्स हैं। ब्लाइंडनेस का भी मतलब एक टारगेट होता है कि भाई 1 लाख ऑपरेशन हम करें, और हमारी मंशा भी ये रहती है कि हमारा छत्तीसगढ़ कैटरेक्ट फ्री, मोतियाबिंद से मुक्त हो। लेकिन ये बात सही है कि 2-3 अप्रिय प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ में हुए, बालोद में हुआ, महासमुंद में हुआ, उसकी हमने जांच की, कड़ी कार्रवाइयाँ की। लेकिन अगर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य की जो प्रक्रिया है, ऑपरेशन की जो प्रक्रिया है, कुछ केस ऑपरेशन में सक्सेस भी नहीं होते, उसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं, और 1-2 केस को मान के अगर हम ये सोचें कि सरकार के सारे हेल्थ कैंप फेल हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, 2 अप्रिय घटना हमारे यहाँ हुई जो हमको भी बड़ा ख़राब लगा, सरकार को भी ये लगा कि इसमें और सावधानी की ज़रूरत है, और हमने वो सावधानियाँ की। लेकिन उसके बावजूद दोषियों का चिन्हांकन, दोषियों पर कार्रवाई, इस मामले में सरकार कहाँ नज़र आती है? देखिए, आप अगर बालोद को लें, हमने कड़ी कार्रवाइयाँ की। अगर आप महासमुंद को लें, हमने कड़ी कार्रवाइयाँ की, और न केवल कड़ी कार्रवाइयाँ की, उनकी दूसरी आंख में रोशनी आ जाए उसके लिए सारे प्रयत्न किए हमने। भर्ती को लेकर स्वास्थ्य विभाग निशाने पर है, लगातार गड़बड़ियों की शिकायत आती है। नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई गड़बड़ी की शिकायत अभी तक प्राप्त हुई नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ में जो भर्तियां हुई हैं, चाहे वो सहायक नेत्र चिकित्सकों की हो या कि ऑपरेटर्स की हो, उसमें लगातार इस तरह की बातें आई कि प्रमाण पत्रों में हेरफेर हो गया। देखिए, भर्ती की प्रक्रिया में मैं नहीं मानता कि कोई गड़बड़ियाँ हुई हैं। 1-2 प्रसंग जरूर आए थे अंबिकापुर के, उस पर हमने कार्रवाइयाँ की, और एक प्रसंग जो कहा जाता है कि डॉक्टरों की गलत नियुक्ति हो गई जी। वो नियुक्ति गलत नहीं हुई है। उसमें हुआ क्या कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं उनने MBBS में अप्लाई कर दिया, और उसमें गलती से 3-4 डॉक्टर की नियुक्ति हुई, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है थोड़ी सी उल्टी हुई कि हम क्या करते हैं, पहले आवेदन बुलाते हैं, आवेदन बुला के हम उनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अपॉइंटमेंट करने के बाद जब वो ज्वाइन करता है, उस समय हम सारे पेपरों की जांच करते हैं
तो उसमें समझ में आया कि 3 आयुर्वेद के ऑर्डर गलत निकल गए, उन्हें ज्वाइन भी नहीं किया था, उसको हमने सुधार कर लिया। और अब हम नियम में परिवर्तन करने जा रहे हैं कि नियुक्ति से पहले ही हम सारे प्रमाण पत्रों की जांच करेंगे। और उसको ये बताया जा रहा है कि 450 डॉक्टरों का निरस्त कर दिया, ऐसा नहीं है। 450 का निरस्त नहीं किया, उसमें मात्र 3 या 4 लोगों का हमने निरस्त किया था। प्रदेश में क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य की जो एक विषय है, स्वास्थ्य विभाग, फिर चाहे वो मिनी सेंटर हों या बड़े अस्पताल हों, इनमें अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, दक्षिण बस्तर आप ले लें या उत्तर छत्तीसगढ़ ही आप ले लें, यहाँ कई अभी चीज़ें होनी बची हैं। तो 10 साल का सफ़र आप तय करते चले आए, अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हो पा रहा है मामला? मैं WHO 2-3 बार गया हूँ और मैंने HR के संबंध में बहुत पूरे वर्ल्ड के आंकड़ों को देखा है। और वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापकता के साथ पहुंचाना एक बहुत कठिन काम है। लेकिन आज अगर हम देखें, जो हमारे सब हेल्थ सेंटर हैं उसमें ANM MPW होता है, हमने पहुंचा दिया। जो हमारे PSC हैं, हमने 3 वर्षीय डॉक्टर पहुंचा दिया। आज अगर हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला अगर आप देखोगे छत्तीसगढ़ में, तो सारे हेल्थ सेंटर में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और संजीवनी 108 हमने इसीलिए चलाया कि अगर मान लो गांव में पर्याप्त ऑपरेशन की सुविधा नहीं है तो इमरजेंसी में आधा घंटे के अंदर हम ले आए। बहुत एक सफल मॉडल रहा। डिलीवरी के समय बहुत सी मौतें होती थी, हमने 102 चलाया, इसीलिए चलाया। इसके साथ ही आदिवासी इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट जो डॉक्टर से यूथ रहती थी, एक कैलेंडर बना के हमने वो प्रारंभ किया। क्योंकि डॉक्टर को अगर हम वहाँ नहीं पहुँचा सकते तो मरीज डॉक्टर के पास जल्दी कैसे आए? दुनिया में यही कंसेप्ट चल रहा है और वो काम हमने बखूबी किया। नगरीय निकाय मंत्रालय आपके पास से लिया गया और फिर आपको दे दिया गया, इसको पुरस्कार मानना चाहिए कि विश्वास मानना चाहिए कि भूल सुधार मानना चाहिए? विभाग का चयन मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, पार्टी का विशेषाधिकार होता है और समय समय पर विभाग बदलते रहते हैं। आप नगरीय निकाय की क्यों बात कर रहे हैं? पहले मैंने वित्त में काम किया, मैंने उद्योग में काम किया, मैंने लैंड रेवेन्यू में काम किया, मैंने लेबर में काम किया, अन्य सारे विभागों में काम किया। उस समय ये लगा कि भाई श्रम में मेरी उपयोगिता है, मुझे श्रम दे दिया गया। आज ये लग रहा है कि भाई मैं अर्बन का उपयोगी हूँ, वो दे दिया गया। ये एक सहज प्रक्रिया है, इसको दूसरे रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लगातार विकास के दावों के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि GDP की दरें बढ़ रही हैं, आज ऐसा क्या हुआ है कि जैसी केंद्र की सरकार बदली है, हम 10,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमको स्पेशल बजट दीजिए, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। सच कौन सा सच है और कैसा सच है? दोनों सच है। ये बात मैंने ही कही। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना। देखिए, उसको आप दूसरे रूप में ले रहे हैं। मैं ही वित्त मंत्री की कमेटी में गया था, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से बातचीत की थी। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जब बना, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का रेशियो देखेंगे तो देश में हम पीछे हैं। अगर हम हेल्थ के इंडिकेटर देखेंगे, देश में हम पीछे। अगर आज हम एजुकेशन में देखेंगे तो हम पीछे। रेल के डेंसिटी में देखेंगे तो हम पीछे। तो वास्तव में देखिए, छत्तीसगढ़ विरासत में जो हमको मिला, एक पिछड़ा हुआ और गरीब राज्य मिला। और इस छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 13 साल के बाद देखिए GSDP में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्थिक उन्नति हुई, कोई दो राय नहीं है। जितना हो सकता था छत्तीसगढ़ में 12-13 साल में आर्थिक प्रगति हुई। मैं तो अभी झारखंड गया था, झारखंड के लोग ये बातचीत करते हैं कि जैसा विकास छत्तीसगढ़ का हुआ, हमारे झारखंड का होना चाहिए आगामी सरकार के लिए। आम जनता की भावना बता रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद भी हमारा बैकलॉग है। एक सोच के साथ सरकार चलानी है कि भविष्य में हमारा स्टेट कैसा हो, भविष्य में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन हम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि वर्तमान में जो हमारे पास कमियां हैं उसको भी हमको दूर कर। बतौर वित्त मंत्री आप कई बार पूर्व वित्त मंत्री और मानंद सिंचाई के जो जानकार हैं RC सिंहदेव, उनकी हिमायत में खड़े होते थे। जब आप वित्त मंत्री थे तो कई मसलों पे ये चीज़ें सामने आती थी
कि सब्सिडी या इस तरीके के मसलों पे आपका रुख कड़ा रहा है? तिजोरी की चाबी जल्दी आप खोलते नहीं थे खजाना? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी निर्णय होता है, सारे प्रस्ताव कैबिनेट में आते हैं, सारे एक जो मंत्रिमंडल होता है वो सामूहिक होता है। मैं जब था, जब भी वो सामूहिक निर्णय होते थे, आज भी सामूहिक निर्णय होते हैं, और ये सरकार का ही फैसला है कि हमको सब्सिडी देना है, और उसके कारण हमने सब्सिडियाँ दी। लेकिन अब हम कोशिश ये करेंगे कि उन सब्सिडियों को बंद तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उन सब्सिडियों में हम कैसे बचत कर सकें, लीकेजेज हैं, सही व्यक्ति तक वो पहुंच जाए। उन सब्सिडियों में जो त्रुटि है उसको सुधार हम जरूर करेंगे, जिससे हम भविष्य के लिए संसाधन जुटा सकें। हमारे साथ हैं अमर अग्रवाल और इनसे खास मुलाकात जारी है। नगरीय निकाय विभाग जो है उसमें एक बड़ा दिलचस्प जानकारी है हमारे पास, और शायद ये एक दो मौके पे आप तक पहुंची है बात। वो इलाके जो सीपी एक्ट के तहत रिजर्व हैं, यानी जहाँ पे कोल बेरिंग एक्ट है, जहाँ पे सीसीएल काम कर रहा है, कोल इंडिया काम कर रही है, अनुबंध ये कहता है भारत सरकार से कि उसमें किसी प्रकार का अन्य निर्गम काम नहीं करेगा। लेकिन आपकी नगरीय निकाय वहाँ पे भी संचालित है। नगर पंचायत हो तो बात को समझ में भी आई, वहाँ तो नगर निगम चला रहे हैं आप, ये कैसे हो रहा है? नहीं, देखिए, हैं कुछ जगह, चिरमिरी है, दल्ली राजहरा है। देखिए, वास्तव में नगरीय निकाय क्षेत्र में जैसे कोल माइंस है, बिजनेस बढ़ा और मजदूर के रूप में बहुत से लोग आए, और स्वाभाविक रूप से देखिए, जब उनकी लीगल अगर कोई स्थिति नहीं बनती, वो अनाधिकृत रूप से रहते हैं। तो मेरे को आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ का अगर कोई नागरिक है, वो अनाधिकृत रूप से भी अगर कहीं बस गया है, आज झुग्गी झोपड़ी अगर हम पूरे देश की देखें तो क्या सब लीगलाइज है? क्या इंक्रोचमेंट है? उसके लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं, वहीं पर उनको बाद में पट्टा दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के कोई भी निवासी अगर दूरस्थ अंचल में भी रहता है, टेम्परेरी अगर हमने कोई सुविधा दे दी, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत तो अब ये हो गया है कि आपका नगरीय निकाय वहाँ संचालित है। सीपी एक्ट कहता है कि नगरीय निकाय या कोई भी दूसरा निर्गम वहाँ काम करेगा नहीं। अब सवाल वही आ रहा है कि बजट आ गया, खर्च कहाँ करें? उनको ज़मीन ही नहीं मिल रही व्यय करने के लिए। अब जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, आपके दल्ली राजहरा में अनाधिकृत स्लम्प है, बीएसपी उनको खुद बिजली देता था, बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि हम काटेंगे। तो आप बताइए वो कहाँ जाएंगे? हालांकि बाद में बीएसपी ने काटा नहीं। विश्रामपुर है, कुछ सारा कोल बेरिंग एक्ट में नहीं है, वो शहर बसा हुआ है, उस शहर के अंदर हम काम करते हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, पार्क बनाते हैं, और हम उनका भी सहयोग लेते हैं। जो पीएसयूज हैं, सीएसआर में उनका भी पैसा लेते हैं। ज़मीन का जैसे वो हमको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो हम उनसे ही कहते हैं कि आप कम्युनिटी हॉल बनाइए, यहाँ पर पब्लिक की रिक्वायरमेंट है, ये बनाइए। अगर वो फंड के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, उनको हम डिपॉजिट वर्ग में फंड देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? आखिर में देखिए, कोई भी डेवलपमेंट होता है, चाहे पीएसयूज करे चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, हमारी प्रायोरिटी ये है कि आम नागरिकों को उसको सुविधा होनी चाहिए। और हमारा कहीं भी पीएसयूज के साथ आप देखे होंगे कि कोई तनाव की स्थिति नहीं आई है। कुछ काम हम उनसे करा लेते हैं, कुछ उनके पास फंड नहीं रहता, हम दे देते हैं। कुल मिला के जो फैसिलिटी होती है, चाहे उनके एम्प्लॉई हों, चाहे अनधिकृत रूप से रहने वाले हमारे साथी भाई और बहनें हों, सुविधा तो सब उन्हीं के लिए है। क्या ये इस बात का अर्थ ये निकालें कि अमर अग्रवाल ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपको नियमों में थोड़ा गलती नज़र आ रही होगी, लेकिन लाभ तो मिल रहा है ना, आप उस नियमों की गलती नहीं, में नियमों क्यों की जा रहे गलती भी नहीं है। नियमों की गलती कहाँ है? मान लो एसईसीएल की ज़मीन में अगर मैंने पैसा दे दिया, एसईसीएल के पास पैसा नहीं है, तो उसमें गलत क्या है? हैं? सीपी एक्ट इस बात से रोकता है? नहीं, सीपी एक्ट इस बात से कभी नहीं रोकता। देखिए, उनका लेआउट है कि भाई यहाँ पार्क रहेगा, यहाँ कम्युनिटी हॉल रहेगा। सीपी एक्ट केवल ये कहता है कि ओनरशिप उनकी रहेगी, ओनरशिप हमारी नहीं रहेगी। कोंटा और दोरनापाल जैसे इलाके जहां आपकी नगर पंचायत अस्तित्व में है, घाटे में है अस्तित्व के साथ से ही, उनका क्या प्रसंग बैठता है? 3,000, 5,000, 6,000 ये आबादी है, और नगर पंचायत के लिए न्यूनतम 15,000 चाहिए। तो देखिए, नहीं, नगर पंचायत के लिए 5,000 आबादी चाहिए, तो भी कोंटा नहीं आती उसमें? हाँ, नहीं आती। लेकिन कोंटा देखिए दूरस्थ अंचल है। हमारी कोशिश ये रहती है, देखिए, अगर आप देखेंगे
कि 3000 के ऊपर की आबादी के अगर गांव को अगर अभी से हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तो अस्त व्यस्त रहेगा। और बस्तर में हमने कोशिश की है कि डेवलपमेंट तेज़ी के साथ पहुँचे। नगर पंचायत में नहीं हो तो मतलब पंचायत से नहीं हो तो नगर पंचायत से हो। इसलिए उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसी भी पंचायतें हैं, लेकिन उनमें गांव हमने इंक्लूड किया है जिससे आबादी का पैरामीटर पूरा हो जाए। जैसे जहाँ की 4000 की आबादी है, पड़ोस के गांव को हमको उसने शामिल किया है और वहाँ अच्छा से काम कर रहे हैं। आप देखिए जब से नगर पंचायतें बनी हैं सारे एक स्वरूप बदला है, सारा व्यवस्थित हुआ है, सड़कें चौड़ी हो गई, जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है वहाँ पहुँच गई, छोटी छोटी जगह बस स्टैंड बन गए, तो अच्छे से काम कर रही हैं। आपकी जो पॉलिटिक्स रही है शुरू से, उसमें आपको कभी नाराज़ होते नहीं देखा जाता है, लेकिन एक मौका ऐसा भी आया, आपने उठा के इस्तीफा भेज दिया सीएम को। सारे निर्णय हमारे अनुकूल नहीं हो सकते या सारे निर्णय हमारे प्रतिकूल नहीं हो सकते। जो घर में रहता है, मुखिया रहता है, उसकी बात को सब मानते हैं, वैसी पार्टी है हमारी। जो भी निर्णय होता है हम उसको सब मानते हैं। हो सकता है कुछ निर्णय मुझे पसंद ना आए। देखिए, निर्णय होने से पहले अपनी बातों को रखना वो तो एक उचित है, लेकिन निर्णय होने के बाद मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी पार्टी में किसी भी कार्यकर्ताओं को उसको निर्णय होने के बाद अपना निर्णय मान लेना चाहिए और वही मन से काम करना चाहिए जो उसका स्वयं का निर्णय होता, उसके अनुकूल होता, उतनी गति से काम करना चाहिए। मैंने कोशिश की, क्योंकि शुरू से मैंने भी संगठन में भी काम किया और जब काम नहीं करता था तो मैंने जनसंघ के ज़माने से सारे नेताओं के जो सानिध्य में रहा यही सीखा है। और जहाँ तक एक बार इस्तीफे की बात है, वो सब तत्कालिक था, वो विषय आज नहीं है। कुछ चेहरे हैं बीजेपी के, वो जब दिल्ली जाते हैं तो सवाल उठ जाते हैं। वो एक चेहरा नहीं है, 2 चेहरे हैं, 3 चेहरे हैं, 4 चेहरे हैं। अमर बड़ी चुप्पी के साथ रहते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। तो आपकी पॉलिटिक्स है क्या इस मामले में? कुछ बातों को तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मीडिया वाले अपने अपने हिसाब से उसके कयास लगाते हैं। अब कोई स्वाभाविक रूप से किसी को मिलने गया, उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर देना। अब मैं कभी चुप्पी से नहीं जाता। देखिए, मैं मैक्सिमम जो है, जो शासकीय मीटिंग होती है उसमें जाता हूँ और नेताओं से भी मिलने जाता हूँ, तो पूरी पार्टी को भी जानकारी रहती है। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। आज स्वाभाविक रूप से अगर मैं दिल्ली गया, अब आपने दिखा दिया कि मैं शिकायत करने गया हूँ, तो उसी टाइप की घटना है। ऐसी कोई घटना नहीं, पूरी पार्टी एक है। मत मतांतर, विचार, कार्य पद्धति 2 व्यक्तियों में हमेशा अलग रहती है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार का मत मतांतर होने के बाद भी, विचार होने के बाद भी पार्टी की जो आइडियोलॉजी हम चलते हैं उसी के हिसाब से। कहीं आपको ऐसा लगता है क्या, कुछ ऐसे संकेत केंद्र सरकार की तरफ से आए हैं, केंद्र सरकार के मुखिया मोदी की तरफ से ये बातें आई हैं कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर उनकी नाराज़गी है? मेरे जानकारी में तो न मेरे कोई बात आई है और न ऐसा मुझे लगता है कि भी कार्यप्रणाली को लेके कोई असंतोष हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी तो राज्यों के बारे में, ठीक है, उनका वो है। अभी तो भारत सरकार में ही पिछली सरकारों ने जो किया धरा है उसी को ही साफ करने में समय लग रहा है। राज्यों की कार्यप्रणाली को लेके मैं नहीं मानता है कोई ऐसा असंतोष है, लेकिन अगर कोई सुझाव आता है केंद्र की सरकार से, उसको लोग उसको अन्यथा में लेते हैं। जैसे एक सुझाव ये आया कि अगर कोई सरकारें बोनस देती हैं तो हम एफसीआई उसका माल नहीं लेगा। उसके पीछे एक सोच है, महंगाई को लेके है, उसको दूसरे रूप में लेना। मैं नहीं मानता कि उसको कोई राज्य सरकार की नाराज़गी के कारण है या कोई और विषय है। ये सारे कयास एक शांत पानी में कोई कंकड़ फेंक के लहर गिरने का काम करते हैं। पानी शांत है।
लेकिन सतह के नीचे लहर में तेजी तो है, नहीं, कोई तेजी नहीं है। और अगर होगी तो बोलना है नहीं। नहीं 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 नहीं, देखिए है ही नहीं तो उसको जबरदस्ती अनावश्यक जो है, अगर आप अपने हिसाब से अगर उसको कोई कयास लगाते हैं तो आपका व्यक्तिगत मत है। संगठन में रहे हैं आप, मुझे क्या ये बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उत्तर छत्तीसगढ़ और बस्तर में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया विधानसभा? ये देखिए, अन्य कारण हो सकते हैं, वो समीक्षा का विषय है कि भाई हमको बस्तर और अंबिकापुर में संभाग में जो अपेक्षित सफलताएं थी वो नहीं मिल सकती। उसके अनेकों कारण हैं, कोई उसको सरकार से अगर हम ले लें तो भी वो उचित नहीं होगा। अन्य बहुत से कारण होते हैं, प्रत्याशी होता है, प्रत्याशी सामने जो लड़ता है वो होता है। लेकिन अगर हम वोटों का डिफरेंस देखें तो कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, हम और प्रयत्न करेंगे कि आगे हमको अपेक्षित सफलता मिले। चलते चलते एक सवाल आपसे कर लेता हूं। आपके विरोधी जो अक्सर आपके बारे में एक आरोप उठाते हैं, वो कहते हैं कि जोगी परिवार का सबसे नज़दीकी भाजपाई अगर कोई है तो अमर अग्रवाल है। अब कौन क्या कहता है ये उनकी भावना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के हिसाब से चलता हूँ। और जहाँ तक कांग्रेसियों का सवाल है, अगर आप कोई विधायक कांग्रेसी है तो विधानसभा में भी मुलाकात होती है, सार्वजनिक फंक्शन में भी मुलाकात होती है, एक दूसरे के सुख में दुख में आने जाने का भी काम होता है और सब करते हैं। अब जिसको जो सूट करता है अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में इस प्रकार की कपोल कल्पित बात करता है, तो मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, मैं मुलाकात मेरी उनसे अच्छे से होती है। और जहाँ तक समर्थक हैं तो मेरे परिवार ने 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई जब से है, और उसके बाद लगातार मेरे परिवार का इतिहास, चाहे वो आपातकाल का हो, चाहे पार्टी के अर्जुन सिंह चुनाव लड़े हों तब का रहो, मेरे परिवार का जो इतिहास है वो पार्टी के साथ रहा है। और उस समय तो कभी कल्पना भी नहीं थी कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी। आज तो हम सरकार में, आज मेरे को ज़रूरत क्या है कि उनसे मैं मधुर संबंध बनाऊं। हम तो संघर्ष करके जो है सत्ता पे आए हैं, पार्टी पूरी संघर्ष करके सत्ता में आई है। उनको हमारी ज़रूरत हो सकती है, हमको आज उनकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य और नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल। खास मुलाकात के इस क्रम में फिलहाल बस यहीं पे, और बहुत जल्द किसी नई शख्सियत के साथ हम एक बार फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अलविदा।